देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित को आसान करने के लिए आज हम जानेंगे चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में। डेली रूटीन लाइफ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम तरह तरह की आकृतियां देखते हैं। चतुर्भुज के आकार की आकृतियां भी हमें डेली रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। कैसी होती हैं वो आकृतियां, कैसे हम जान सकते हैं कि वो चतुर्भुज है या त्रिभुज की आकृति है, इसी विषय के बारे में आज हमें बता रही है IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में है हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं क्या होता है क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज और कैसे हम उसे डेली रूटीन लाइफ में रिलेट करके गणित की भाषा में कैलकुलेट करते हैं। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। मैं अर्चना शर्मा IIT अलवर के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से आप सभी का अब गणित हुआ आसान के इस अंक में स्वागत करती हूँ। तो पहले आप सभी का एक बार परिचय ले लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। आप बताएं। मेरा नाम नवनीत कुमार है। मेरा नाम अमित कुमार है मैम। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले अंक के बारे में बताने से पहले हम बात करना चाहेंगे कि जो आपके हाथ में ये जो किताब है अमित, तुम्हारे हाथ में जो किताब है जी मैम, ये किस आकार की है? चौकोर आकार में दिख रही है। बिल्कुल सही। और नवनीत, तुम्हारे डेस्क का आकार कैसा है? मैम मेरे डेस्क का आकार चौकोर है। बिल्कुल सही। और ये श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा है सरफराज? मैम यह भी चौकोर है, किंतु मैम आज शुरुआत में ही ऐसा प्रश्न क्यों, कुछ समझे नहीं। आज का विषय ही कुछ ऐसा है जो इस आकार पर ही आधारित है। अच्छा मैम जल्दी बताइए ना। जी हाँ बच्चों, आज हम चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के गुणधर्म एक चतुर्भुज के होते हैं और किस प्रकार एक वस्तु की आकृति को देखकर उसे चतुर्भुज की कैटेगरी में कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों? जी मैम। जैसा कि क्वाड्रिलेटरल दो शब्दों से मिलकर बना है। क्वाड मीन्स 4 यानी 4। हिंदी में क्वाड का जो अर्थ है वो क्या होता है? क्वाड मतलब आप समझ लीजिए क्वाड। जी मैम। ठीक है, यानी 4। जी मैम। लेटरल मतलब होता है फेस। फेस मतलब साइड, भुजाएं। ठीक है बच्चों? जी मैम। यानी कि 4 भुजाओं वाली कोई आकृति। ठीक है जी मैम। आप यह भी जानते हैं कि 3 असंरेख बिंदुओं को युग्मों में जोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। जी मैम। ठीक है बच्चों? जैसा कि आपने अपने कुछ पिछले अंकों में सीखा भी था, त्रिभुज के बारे में सीखा था। जी मैम। अब आइए 4 बिंदु अंकित करें और देखें कि क्रमानुसार युग्मों में इनको जोड़ने पर क्या आकृति प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों? जी मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि सभी बिंदु संरेख हो तो कैसी आकृति बनेगी? बताइए, संरेख का अर्थ आप में से कोई जानता है? नहीं मैम। देखिए, संरेख का अर्थ होता है एक ही रेखा में होना। जब सारे बिंदु एक ही रेखा पर स्थापित होंगे, स्थित होंगे, तो हम उसे क्या कहते हैं? संरेख, यानी एक ही रेखा में होना। अगर 1, 2 या 3 या 4 बिंदु संरेख होंगे, इसका अर्थ है कि केवल आपको एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी। जी मैम। ठीक है बच्चों? इसीलिए जब भी बिंदु असंरेख होंगे तब कोई न कोई आकृति आपको अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है?
जैसे कि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा, जब हम 3 असंरेख बिंदुओं को युग्मों में जोड़ेंगे तो आकृति कैसी बनती है? त्रिभुज। ठीक है, वैसे ही अब हम बात करेंगे 4 बिंदुओं की। ठीक है बच्चों? जी मैम। यदि 4 बिंदुओं में से 3 संरेख हों तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है, और यदि 4 में से कोई 3 बिंदु संरेख ना हो तो हमें 4 भुजाओं वाली एक आकृति प्राप्त होती है। ठीक है? जी मैम। जी मैम। तो हमें 4 भुजाओं वाली एक आकृति जो हमें प्राप्त होगी वो चारों बिंदुओं को क्रम में जोड़ने से इस प्रकार से प्राप्त होगी कि वो जो 4 जो आपके पास युग्म आएंगे वो चारों ही कैसे होंगे? सरल रेखाएं होंगी, और चारों सरल रेखाएं एक दूसरे को एक एक पॉइंट पर कैसी करती होंगी? इंटरसेक्ट करती होंगी, प्रतिच्छेद करती होंगी। तो जो आकृति बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है बच्चों? जी मैम। एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण तथा 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है? जी मैम। एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं मतलब 4 साइड्स होती हैं, 4 कोण मतलब 4 एंगल्स होते हैं, 4 शीर्ष मतलब 4 वर्टिसेस होती हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। यदि उदाहरण के लिए हम एक ABCD चतुर्भुज पेपर पे ड्रॉ करें, ठीक है? जी मैम। ABCD, तो इसमें 4 भुजाएं कौन कौन सी होंगी? AB भुजा, जी मैम। BC भुजा, CD भुजा, DA भुजा। ठीक है बच्चों? जी मैम। 4 कोण कौन कौन से होंगे जहाँ पर आपस में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही जी हैं? मैम। ठीक है, यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ठीक है? और 4 शीर्ष कौन से होंगे? A, B, C व D। ठीक है बच्चों? जी मैम। आप समझ रहे हैं? जी मैम। ठीक है, तो फिर बताइए चतुर्भुज की सटीक परिभाषा क्या होगी? मैम, जैसा कि आपने बताया 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहेंगे। जी, ठीक है? जी मैम। अच्छा बच्चों, अपने आसपास चतुर्भुज के आकार की अनेक वस्तुएं देखते हैं, आप लोग देखते जी हैं? मैम। जी मैम। क्या आप कुछ वस्तुओं के नाम बता सकते हैं? बताएं। नवनीत, आप बताएं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे क्लास का ब्लैक बोर्ड बिल्कुल सही। और मैम क्लास की दीवार, बिल्कुल वे सही। दोनों चतुर्भुज का एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही। अब सरफराज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ एग्जाम्पल आप भी बताएं, जैसे अभी अभी नवनीत ने बताया। मैम, क्लास की छत, खिड़कियाँ, बिल्कुल दरवाजे, बिल्कुल सही। ये सारे चतुर्भुज के उदाहरण हैं। अमित, आप भी कुछ उदाहरण बताएं। मैम, जैसे कि टीवी का स्क्रीन। बिल्कुल सही। और बताएं। मैम, जैसे कि मेज के ऊपरी चौकोर हिस्सा। मेज के ऊपर का चौकोर मतलब हिस्सा। मेज का ऊपरी जो भाग है ना? जी मैम। ऊपरी पृष्ठ। बिल्कुल सही। जी मैम। और बताएं एग्जाम्पल जो चतुर्भुज को डिनोट करते हैं, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। मैम, जैसे कि जमीन में जो खेत वगैरह होते हैं, वो बिल्कुल, भी यानी आप चतुर्भुज आकार जमीन में। भी कह सकते हैं। जी मैम। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सरफराज ने बताया कि जो क्लासरूम का जो फर्श होगा, जी छत मैम। होगी, ये सब चौकोर ही होते हैं। जी मैम। ठीक है? जी। वैसे ही आप खेत भी बता सकते हैं, चौकोर जी खेत। मैम, जैसे हमारे मोबाइल का बिल्कुल स्क्रीन। सही। आपके मोबाइल का स्क्रीन, बिल्कुल सही। और बताइए। मैम, जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन। हाँ, बिल्कुल सही। इनफेक्ट आपकी पुस्तक का प्रत्येक पेज, जी मैम, वो ठीक है, वह भी मैम। चतुर्भुज का उदाहरण है। डस्टर का प्रत्येक फलक, डस्टर जी मैम। जो डस्टर मैं यूज करती हूँ क्लास जी में, मैम। है ना? जी मैम। और बताइए, और भी बहुत से उदाहरण हैं। मैम, चेयर जिस पे हम बैठते हैं, जिस पोजीशन पे हम बैठते हैं, सतह, वो सतह। वो सतह। कीबोर्ड भी ले सकते हैं, कंप्यूटर का कीबोर्ड, वह भी चतुर्भुज का एक उदाहरण बन सकता है। जी मैम। ठीक है? जी मैम। और बच्चों, चतुर्भुज का इंजीनियरिंग व आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा उपयोग है। वो आप समझ सकते हैं कि एक आर्किटेक्ट को भी इस तरीके की आकृतियों की आवश्यकता पड़ती है जब वो बिल्डिंग बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, मैपिंग करने के लिए पड़ती है या नहीं? जी मैम। ठीक है, ऐसे ही इंजीनियरिंग में भी चतुर्भुज का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों? जी मैम। और आपने जो इतने सारे उदाहरण बताए, इससे तो ये सिद्ध होता ही है कि हमारी दैनिक जीवन में भी चतुर्भुज कितना उपयोगी है। ठीक है बच्चों? जी मैम।
क्या आपको पता है कि चतुर्भुज में स्थित चारों कोणों का योग कितना होता है? चलिए मैं ही आपको पहले बताती हूँ, ठीक है बच्चों? जी मैम। तो ध्यान से सुनिए, चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी चतुर्भुज के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं, 4 ही कोण है। उन चारों कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है? जी मैम। किंतु मैम यह कैसे पता चला? हाँ, मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ कि हमें कैसे ये पता चलेगा कि 360 डिग्री ही उसका योग होगा। ये बहुत ही सरल तरीके से बताया जा सकता है, ठीक है? यदि हम चतुर्भुज को एक विकर्ण की सहायता से 2 भागों में विभाजित कर दें, आपको मैं ये बता देती हूँ कि हर चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। जी मैम। आपके पास यहाँ पर कितने शीर्ष होते हैं? टोटल 4, ठीक है? तो जो अपोजिट शीर्ष होंगे ना, जो अपोजिट जो वर्टेक्स होगी आपकी, ठीक, अगर आप अपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिलान करें तो एक लाइन बनेगी। और वो लाइन कैसी होगी? तिरछी लाइन होगी। उसे कहते हैं हम लोग विकर्ण। क्या कहते हैं उसको हम लोग? विकर्ण कहते हैं, ठीक है? और एक विकर्ण चतुर्भुज को 2 भागों में, बराबर भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है? जी मैम। समझ गए? जी मैम। और जब वो विभाजित करेगा, आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में ड्रॉ करके देख सकते हैं कि विभाजन करने पर जो दोनों आकृतियां हैं वो कैसी दिख रही हैं। नवनीत आप बताएं, कैसी दिख रही हैं? वह 2 त्रिभुज। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कि वो दोनों एक त्रिभुज जैसी दिख रही हैं, ठीक है? और मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले वाले अंक में आपने त्रिभुज की सर्वांग समता को पढ़ा था। जी मैम। ठीक है? तो एक विकर्ण जब चतुर्भुज को 2 भागों में विभाजित करता है तो वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम भी होते हैं। जी मैम। जी मैम। अब आप मुझे बताइए कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का कुल योग कितना होता है? मैम 180 डिग्री। बिल्कुल सही अमित। वैसे ही 2 त्रिभुजों का टोटल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है? और अगर हम उसे देखें पूरी तरह से तो वो क्या है? एक चतुर्भुज है। इसीलिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना रहता है? 360 डिग्री। क्या आपको समझ में आ गया है? जी मैम। तो बताइए सरफराज, चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बिल्कुल सही। अब अपने इस अंक को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करेंगे चतुर्भुजों के प्रकार का, कि चतुर्भुज कितने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है? जी मैम। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, वैसे तो बहुत तरीके के चतुर्भुज होते हैं, बहुत प्रकार के, लेकिन विशेष रूप से चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है? जिसमें वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। जी मैम। आयत को कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है? और फिर उसके बाद आता है आपके पास समलंब चतुर्भुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है? जी मैम। और एक होता है हमारे पास समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। जी मैम। ठीक है? और एक होता है हमारे पास रोम्बस। एक होता है रोम्बस, जिसको हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। ठीक है? और एक और चतुर्भुज जिसको हम कहते हैं पतंग, और इंग्लिश में कहते हैं काइट। जी हाँ बच्चों, जो काइट आप लोग जानते हैं? जी मैम। और हमारे देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मकर संक्रांति एक बहुत बड़ा त्योहार है, आप सभी जानते होंगे। जी मैम। जी मैम। और उस दिन सभी लोग पतंग उड़ाते हैं। याद आया आपको? जी मैम। पतंग भी एक स्पेशल टाइप है किसका? चतुर्भुज का। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो अब हम एक एक करके अभी अध्ययन करेंगे किसका? सारे टाइप्स के चतुर्भुज के बारे में। ठीक है? तो आइए एक एक करके हम सभी प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं पहले प्रकार के चतुर्भुज यानी समलंब चतुर्भुज का। ठीक है? समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी कम से कम एक युग्म
सम्मुख भुजाओं का समांतर हो, मतलब एक युग्म। जो जी मैम। सम्मुख भुजाएं है ना, सम्मुख भुजाएं समझते हैं आप? सामने वाली आमने सामने जो भुजाएं होंगी, जी मैम। ठीक है, उनका एक युग्म का मतलब होता है, देखिए अगर आप चतुर्भुज को देखेंगे जी तो मैम। उसमें 4 भुजाएं हैं। जी मैम। अगर मैं फोटो फ्रेम की बात करूं, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि हम फोटो फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो फोटो फ्रेम के जो ऊपरी हिस्सा है और जो उसका निचला हिस्सा है वो एक दूसरे के सम्मुख भुजाएं हुई या नहीं? जी मैम। और एक बायां हिस्सा है और एक दायां हिस्सा है, ठीक है, वो दोनों सम्मुख भुजाएं हुई या नहीं? जी मैम। तो समलंब होने के लिए किन्हीं एक युग्म को, सम्मुख भुजाओं के एक युग्म को कैसा होना पड़ेगा? समांतर होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? समांतर होना चाहिए। समझ आ गया आपको? जी मैम। जरूरी नहीं कि आपस में कितने युग्म बनेंगे, अगर सम्मुख भुजाओं के युग्म बनाएंगे तो आप दो ही बनेंगे, जी मैम। ठीक है, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा, बायां हिस्सा और दायां हिस्सा, ठीक है। तो कितने युग्म बनेंगे? 2 युग्म बनेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? समलंब होने के लिए क्या होना चाहिए? केवल एक युग्म का समांतर होना आवश्यक है। क्या आपको समझ में आ गया है अब? जी जी मैम। क्या आप समलंब का कोई उदाहरण बता सकते हैं? तो बताइए। मैम कार की डिक्की, कुछ कारों की डिक्कियाँ। डिग्गी का मतलब जो आकार होता है, जी मैम। वो समलंब उसका जैसा आकार। होता है। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। जी मैम। सही है। अब चर्चा करते हैं दूसरे प्रकार के चतुर्भुज की, ठीक है बच्चों? जी मैम। दूसरे प्रकार के चतुर्भुज की चर्चा करते हैं। दूसरे प्रकार के चतुर्भुज में हमने रखा है समांतर चतुर्भुज को, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। जी मैम। जब सभी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों और लंबाई में भी समान हो, ठीक है। फिर से मैं एक बार दोहरा देती हूँ। जब किसी चतुर्भुज के सभी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों और लंबाई में समान हो तथा विपरीत कोण भी बराबर हो, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। जी ठीक है मैम। बच्चों? जी मैम। क्या कोई उदाहरण से आप समझा सकते हैं? बताएं। मैम बर्फी। बर्फी। जी मैम। ओहो, आपने तो मिठाई की याद दिला दी। जी मैम। ठीक है, बिल्कुल सही। क्या अमित आप कोई और उदाहरण बता सकते हैं जो समांतर चतुर्भुज को बताता हो? हाँ बताएं अमित। मैम एक वर्ग आकार की खिड़की। बिल्कुल सही, ठीक है। अब हम अपने तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जी मैम। तो तीसरे प्रकार के चतुर्भुज का नाम है आयत, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। जी मैम। तो रेक्टेंगल की मैं परिभाषा आपको बता देती हूँ। चारों भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक संलग्न भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो वह आकृति आयत कहलाती है, ठीक है। जी मैम। क्या मुझे फिर से दोहराना चाहिए परिभाषा को, या आपको समझ में आ गया है? आ गया मैम समझ में। तो ठीक है, चलिए तो उदाहरण बताइए कोई आयत का। टेलीविजन देखते समय हम लोग जो रिमोट इस्तेमाल करते हैं उसका आकार भी मैम आयत के आकार का होता है। बिल्कुल सही। मैम ब्लैक बोर्ड भी तो हमारा हो सकता है। बिल्कुल सही। और मैम और तरह तरह भी की पुस्तकें जो हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, छत जी मैम। छत भी हो सकती है, जी मैम। ठीक है। जो कमरे की छत है, कमरे की दीवार है, वो सब आयत का ही प्रकार है। अब हम बात करेंगे चौथे प्रकार के चतुर्भुज के बारे में, और चौथे प्रकार के जो चतुर्भुज है वो वर्ग है। जी मैम। आप सभी लोग जानते होंगे वर्गाकार वस्तुएं आपने देखी होंगी अपने आसपास, ठीक जी है। मैम। जी मैम। ऐसी कोई भी आकृति जिसमें संलग्न भुजाएं सभी एक ही माप की हो, जानते हैं आप लोग अच्छे से। जी मैम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग। जी मैम। ठीक है। आयत और वर्ग में क्या अंतर है? मैम उसकी जो मतलब की सम्मुख भुजाएं, वर्ग की सारी भुजाएं एक ही समान लंबाई की होती हैं, जबकि आयत में कैसा होता है? आमने सामने वाली भुजाएं समान मतलब लंबाई की होती हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। जी मैम। और आप कुछ वर्गाकार वस्तुओं के एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं यहाँ पर।
बताइए कुछ एग्जाम्पल अगर आपको आते हो तो। मैम कमरे की दीवार। वर्गाकार की बात कर रहे हैं हम लोग, चौक के डब्बे की बात कर सकते हैं आप। जी मैम। ठीक है, ठीक है। चौक का डब्बा जैसे कि आपने देखा होगा वो वर्गाकार होता है। जी मैम। ठीक है। और ऐसी सारी वस्तुएं जो आपके आसपास मतलब उपस्थित हैं, और उसमें क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या बात रहेगी उसमें कि वो समान मतलब लंबाई चौड़ाई सब कैसी रहेगी उसकी समान रहेगी। ठीक है। और दो संलग्न भुजाओं के बीच जो बनने वाला कोण होता है उसमें भी कितना रहेगा वो 90 डिग्री रहता है। ठीक है जी मैम। अब हम अगले प्रकार की बात करते हैं चतुर्भुज के, और अगला प्रकार है हमारे पास समचतुर्भुज। ठीक है। समचतुर्भुज को हम इंग्लिश में रम्बस कहते हैं। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, तो वह समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है बच्चों। जी मैम। और आखिरी चतुर्भुज की बात करते हैं अब, वह है काइट, पतंग, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, आपको बताया था। जी मैम। ठीक है। तो जो पतंग जो आपके पास चतुर्भुज है, इसकी विशेषता यह है कि इस चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। क्या होता है? आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजाएं कौन सी? जो एक दूसरे से संलग्न रहती हैं। समझ रहे हैं आप? सम्मुख नहीं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आसन्न भुजाओं की। काइट तो आपने देखी ही है, काइट तो आपने देखी ही है, किस प्रकार की होती है, थोड़ा थोड़ा शेप उसका कैसा होता है? प्रिज्म जैसा। जी मैम। ठीक है। और कोई ऐसा शेप देखा है आपने मार्केट में? किसी भी वस्तु को आप रिलेट करके बता सकते हो जो काइट के शेप की दिखती हो। काजू की बर्फी भी थोड़ी थोड़ी वैसी ही होती है ना? जी मैम। जो यहाँ पे हमने जो प्रकार अभी आपको बताए चतुर्भुज के प्रकार, वो यहाँ पे ये फिनिश होता है, समाप्त होता है। ठीक है। अब कुछ यहाँ पे टिप्पणियाँ हैं, ठीक है, जो आपको ये कंठस्थ कराएंगी कि आपको चतुर्भुज के कौन कौन से गुणधर्म याद रखने चाहिए। ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए, वर्ग, आयत और समचतुर्भुज ये सभी एक प्रकार के समांतर चतुर्भुज होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के समांतर चतुर्भुज। यानी जो वर्ग है वह किसका प्रकार है? समांतर चतुर्भुज का। आयत भी किसका प्रकार है? समांतर चतुर्भुज का। और समचतुर्भुज भी किसका प्रकार है? समांतर चतुर्भुज का। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? वाली जो साइड्स होती हैं सम्मुख भुजाएं समांतर हो। जी मैम। ठीक है। कम से कम एक युग्म तो कैसा हो? समांतर हो ही। ठीक है। तो वह जो गुण है वर्ग में भी पाया जाता है, आयत में भी पाया जाता है और समचतुर्भुज में भी पाया जाता है। ठीक है जी मैम। एक वर्ग, एक आयत भी होता है और एक समचतुर्भुज भी होता है। ठीक है। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, आप इसे ध्यान रखें। एक वर्ग, एक आयत भी होता है और एक समचतुर्भुज भी होता है। ठीक है। जी मैम। इसका अर्थ यह हुआ कि क्या आयत एक वर्ग हो सकता है? नवनीत आप बताएं। जी नहीं मैम। नहीं हो सकता। ऐसा नहीं। क्यों? मैं बताती हूँ। आपको नहीं समझ में आ रहा है? नहीं मैम। ठीक है। देखिए, आयत में सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। ठीक है। जी मैम। किंतु वर्ग में सारी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। इसीलिए एक वर्ग आयत हो सकता है किंतु एक आयत वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों? जी मैम। इसी प्रकार मैं एक दूसरी कड़ी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर छोटी सी टिप्पणी है। एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब भी होता है। ठीक है बच्चों? जी मैम। समांतर चतुर्भुज यानी एक पैरेललोग्राम, एक ट्रेपेजियम भी होता है। ठीक है। जी मैम। पतंग भी एक समांतर चतुर्भुज की तरह हो सकती है, हाँ या ना? पतंग भी समांतर चतुर्भुज की तरह हो सकती है। हाँ मैम। नहीं अमित, आपने गलत बताया है, क्योंकि आपने पतंग की आकृति को अच्छे से देखा है। जी। आप पतंग की आकृति को एक बार अपनी कॉपी पर बनाइए और देखिए। आप देखेंगे कि कोई भी भुजा
कोई भी सम्मुख भुजा या अपोजिट जो भुजा है अपनी पहली भुजा के जिसके सम्मुख आप देख रहे हैं, युग्म आप सम्मुख भुजाओं का लीजिए तो आप देखेंगे कि कोई भी भुजा एक दूसरे के समांतर बिल्कुल नहीं है। जी मैम, जी देखा आपने ऐसा? जी मैम, देखा। यही कारण है कि पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकती। समझ आ गया आपको? जी मैम। ठीक है जी मैम। समलंब एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं? सरफराज आप बताएं। नहीं मैम। क्यों? नहीं पता मैम। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ही समांतर होता है। समझ आ गया आपको? जी मैम। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के लिए सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होने चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं? देखिए, जो समलंब है, आप ही ने समलंब का एक एग्जाम्पल मुझे बताया था कि किसी गाड़ी का जो पीछे वाला जो डिग्गी वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, जिसमें कैसा आकार रहता है, दो सम्मुख भुजाएं थोड़ी तिरछी होती हैं। जी मैम। ठीक है जी मैम। और जो ऊपरी और निचली जो भुजाएं होती है वो कैसी होती है? एक दूसरे के एकदम समांतर होती हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज होने के लिए दोनों युग्म कैसे होने चाहिए? समांतर, जबकि समलंब में ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? जी मैम। इसीलिए समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। आगे समझ में? जी मैम। अब बताइए, आयत और एक समचतुर्भुज क्या वर्ग हो सकता है? नहीं मैम। नहीं? नहीं मैम। बिल्कुल सही, नहीं हो सकता ना, नहीं वर्ग मैम। नहीं बन सकता ना, बिल्कुल सही। ठीक है, सामान्यतः मिठाई के दुकानदार बर्फी जानते हैं जी मैम। को समांतर चतुर्भुज की आकृति में काटते हैं, है ना, जी मैम। ताकि एक ही ट्रे में बर्फी के अधिक टुकड़े आ सकें। ठीक है, और अगली बार जब आप बर्फी खाएंगे तो उसका आकार थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों? जी मैम। जी मैम। ठीक है, आज हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज के कुछ प्रॉपर्टीज का रिवीजन किया है। ठीक है, जी मैम। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छे से समझ में आया होगा। जी जी मैम। बहुत अच्छा लगा मैम आज के एपिसोड में। ठीक है, तो बच्चों अगली बार हम समांतर चतुर्भुज के और भी गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जी मैम। कुछ इनके प्रमेय के स्टेटमेंट्स को भी याद करेंगे। ठीक है बच्चों? जी मैम। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मैम। तो दोस्तों, आज हमने जाना क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के बारे में। कैसे हम डेली रूटीन लाइफ में आकृतियों को देखकर पहचान सकते हैं कि ये चतुर्भुज है या त्रिभुज है। यानी चतुर्भुज की अगर बात करें तो किस तरह की आकृतियां होंगी जिसको हम चतुर्भुज की श्रेणी में रख सकते हैं। इस विषय के बारे में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा। साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान।
शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता, क्योंकि गणित हुआ आसान, बच्चों गणित हुआ आसान।